बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इस हवाले से। ये जो हमारा कोर्स चल रहा है सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और इसके अंदर हम एस्पेक्ट्स देखेंगे कि डिफेंसिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, मतलब अब हम जा रहे हैं अब आगे इस लेवल पे कि हमने पहले तो रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली सारी की सारी कि ये चीज़ें जो है इनका ख्याल हमें रखना चाहिए, और उसकी रीजंस भी पढ़ ली कि क्यों रखना चाहिए, इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं या ख्याल रखने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ओके फाइन। अब हम देखेंगे कि ओके, अगर हम अब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसको हम कैसे, उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं जिनको हम ऐड कर दें तो उसकी वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रिजिलियंट हो जाएगा अगेंस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ अटैक। ये जो तस्वीर है ना, इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन चीज़ों से नहीं है। ये एक जनरल लाइफ की एक एग्जांपल है कि अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? ड्राइविंग सीखनी है गाड़ी वाली, आप सबसे पहले ना अपनी मतलब रिक्वायर्ड चीजें पूरी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी इतनी एज होनी चाहिए, ठीक है, इतना आपका वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट है आपके, उसकी आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए वगैरह वगैरह। जो भी आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आप पूरी कर लेते हैं। जब आप वो पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहां पे जाके आप जो बेसिक स्किल्स हैं ड्राइविंग करने की वो सीखते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कि जहाँ पे कोई गाड़ियां नहीं चल रही होती, मेन सड़क पे नहीं होते, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। वहां पे आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, एवरीथिंग के थ्रू आपको वो बताते हैं कि आपने ड्राइविंग कैसे करनी है। ठीक है। उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आते हैं कि अब आपको ड्राइविंग आ जाती है लेकिन स्टिल आप एलिजिबल नहीं होते कि आप सड़क पे गाड़ी चला सकें। तो फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और लाइसेंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई टेस्ट देना है, कोई और इस तरह की चीजें हैं, कोई फी जमा करवानी है, ठीक है, वो आप पूरी करते हैं। तो थर्ड नंबर के ऊपर आपको फिर लाइसेंस मिल जाता है। उसके लिए लाइसेंस के अगेंस्ट कोई एग्जाम वगैरह है तो वो भी आप पास ऑन कर लेते हैं। जब आप ये काम कर लेते हैं तो इधर आप ड्राइविंग अपने घर में, अपनी घर की गाड़ी में, अपनी पर्सनल गाड़ी में शुरू कर देते हैं, या आप किसी और जगह पे जाते हैं तो वहां पे आपको ड्राइविंग का मौका मिलता है। तो आप बेसिकली ड्राइविंग करते हैं, प्रैक्टिकल ड्राइविंग करते हैं। ठीक है। तो वो जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग होती है ना, वो ग्रेजुअली आपको एक तरह से आपकी स्किल्स में निखार ला रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शुरू में गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की विड्थ का आइडिया नहीं होता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इतनी सी जगह पे आपकी गाड़ी साइज के मुताबिक तो शायद निकल सके, लेकिन शुरू में आप डर के मारे नहीं घुसाएंगे कि यार कि मुझसे लग ही ना जाए कि साइडों पे, ठीक है। या अगर घुसाएंगे भी तो बड़ा देख देख के, बच बच के, ऐसे साइड्स मिरर्स को ऑब्जर्व करके फिर वहां से निकलेंगे अगर कोई तंग जगह आ जाएगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको आइडिया आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो फिर तो आप ऐसे ही शू 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 करके गुजार लिया करेंगे उसी जगह से जहां से पहले आपको गुजरते हुए 2 मिनट लग जाते थे, बिकॉज ऑफ बड़ा रोक रोक के बैक कर करके चीजों को, क्योंकि आपकी स्किल्स ग्रेजुअली शार्प होती चली जा रही है। ठीक है। और एट द एंड या उसके दौरान जो भी है, अगर आपको कोई और फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि एक रेसिंग ड्राइविंग की जो स्किल्स होती हैं उसका एक कोर्स हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप एक्सेप्शनल मजीद एक्सपर्टीज गेन करने के लिए अपनी उसी ड्राइविंग वाली फील्ड में आप इस तरह के फिर ग्रेजुअल कोर्सेज करते रहेंगे जो आपको बेसिक स्किल से फिर एडवांस स्किल्स के ऊपर ले जाएंगे। ठीक हो गया। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना, ये भी कमोबेश इसी ड्राइविंग सीखने की तरह है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि शुरू में आप लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ठीक है। तो आपको जावा की प्रोग्रामिंग आ गई या पाइथन की प्रोग्रामिंग आ गई, लेकिन उस प्रोग्रामिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं होगा जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोग्रामर बैठा हुआ है इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोडिंग कर रहा है, वो लेवल नहीं होगा आपका। ठीक है। वो कैसे आएगा? वही वाली बात है, आपने सबसे पहले एक कोर्स पढ़ लिया किसी प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ने के बाद आपने उसका एग्जाम दिया, पास हो गए, तो पता चल गया कि आपको जावा के अंदर या पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग आ गई। ठीक। फिर आपने कहीं पे जॉब शुरू की, कोई प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी प्रोफेशनल होती चलेगी, निखार आता चला गया। फिर आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में जॉब की फॉर एग्जांपल, फिर आपने वही जॉब किसी आउटसाइड पाकिस्तान, किसी अमेरिकन कंपनी या किसी और बाहर की कंपनी को एज ए फ्रीलांसर के तौर पे देना शुरू कर दी। अब क्या होगा कि वो आपको बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी में कोडिंग आपने अपनी मर्जी से नहीं करनी, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड है, इनको भी फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, आप अगर टेबल बना रहे हैं तो टेबल के नाम की कन्वेंशन ये होगी, आपने फंक्शन बनाना है तो उसकी नेमिंग कन्वेंशन ये होगी। ठीक है। कोडिंग करते हुए आपने इस तरह से कमेंट्स बीच में जरूर डालने हैं, ताकि आप अगर हमें छोड़ के चले भी जाएं तो दूसरा प्रोग्रामर या दूसरे बंदे को हम हायर करते हैं तो उसको आपका कोड पढ़ के समझ आ जाए कि इस बंदे ने कैसे काम किया है। ठीक है। और एट द एंड सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट में आपको जॉब मिल जाती है।
जब आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जॉब करेंगे तो फिर आप उस लेवल पे काम कर रहे होंगे कि जिस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड सेट किया हो, ठीक है। तो अब ग्रेजुअली ये जो आपकी अपडेशन हो रही होती है ना, इसके अंदर आप मल्टीपल तरह की चीजें सीखते हैं और उन सीखने की जरूरत भी है। पुराने जमाने में जो प्रोग्राम होते थे ना, वो सिंपल मसलों को सॉल्व कर रहे होते थे। जैसे एक प्रोग्राम है वो अकाउंटिंग का है, तो आपके अकाउंटिंग के जो मामलात हैं उनको थोड़ा सा कंप्यूटराइज कर देगा। कोई और काम है आपका, फॉर एग्जांपल आपका एचआर मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है या अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, तो सिंपल सा काम क्या कर रहा है कि वो आपके कॉलेज की, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस और इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। लेकिन वो जमाना गुजर चुका है। अब आप देखें हमारी इवन जो गाड़ियां हैं उनके जो कार्बोरेटर्स या उनके जो सिस्टम्स हैं वो भी अब कंप्यूटराइज हो गए, तो उनके लिए भी प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर लिखे हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां चल रही हैं जिनके अंदर वो मैनुअल गियर नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। पहले क्या होता था, पहले ड्राइवर जो होता था ना वो देखता था कि मेरी इस वक्त गाड़ी की स्पीड कितनी है, कितनी स्लोप है जिसके ऊपर मैंने जाना है, ठीक है। और उसके हिसाब से वो गियर सेट करता था मैनुअली कि मेरी गाड़ी के इंजन को इतनी पावर चाहिए कि वो इस स्लोप पे आसानी से चढ़ जाए, ठीक है ना। अब यही काम वो जो ऑटोमेटिक गियर होता है उसमें भी गियर तो लग रहा होता है, होता क्या है कि अब उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लिख दिया गया। वो सॉफ्टवेयर आपके टायरों की स्पीड, रेजिस्टेंस, गाड़ी के इंजन के ऊपर पड़ने वाला लोड, इन सब चीजों को कैलकुलेट करता है और फिर वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके फॉर्मूले के मुताबिक वो एक वैल्यू निकालता है कि इस तरह की जो ड्राइविंग इस वक्त मेरी गाड़ी कर रही है, इसके लिए मुझे गाड़ी को फर्स्ट गियर में रखना है, सेकंड में रखना है, थर्ड में रखना है, फोर्थ में रखना है। और उसके मुताबिक वही डिसीजन जो पहले एक ह्यूमन खुद ले रहा होता था, अब वो गाड़ी के अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ये वाला काम कर देता है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर वो जो गाड़ी के अंदर एक सॉफ्टवेयर जो ये वाली सारे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, खुदा ना खास्ता उसमें कोई बग हो और वो गलत टाइम पे गलत गियर लगा दे, तो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है जो ड्राइविंग कर रहे हैं उस गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से अब वो जमाना नहीं रहा कि ठीक है अगर आपका अटेंडेंस का सिस्टम था, अगर उसमें कोई बग आ गया है, वो हैंग हो गया है, तो आप क्या करें, सिंपल कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करके जब दोबारा उसको चलाएंगे तो वो ठीक चलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो रीस्टार्ट से बात आगे चलेगी। अब जो बग है वो किसी की जान लेने का सबब भी बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर वो प्रोग्राम जो गाड़ी के अंदर एम्बेडेड है वो अगर गलत डिसीजन या किसी गलत कंडीशन में चला जाता है, वो हैंग हो जाता है, आपकी गाड़ी का गियर ही नहीं लग रहा, तो ऑटोमेटिकली इससे आपके कोई जानलेवा कंसिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। अच्छा, फिर एक एथिक भी बड़ा प्ले करती है। अगर हम इसी गाड़ी वाली एग्जांपल पे रहें, तो अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है, प्रोग्राम अब मुख्तलिफ सेंसर से डाटा ले रहा होगा और डाटा लेने के बाद सपोज उसको आइडिया होता है कि अभी कोई एक अनफॉर्चुनेट इवेंट अकर होने वाला है, ठीक है। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर उसने क्या डिसाइड करना है, इधर वो गाड़ी की सेफ्टी वाले एक्शन ले या ड्राइवर की सेफ्टी वाले एक्शन ले, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग एक मॉरल वो आ गया है कि आपने किस चीज को प्रेफरेंस देनी है ड्यूरिंग इस तरह की कंडीशन को अकर होते हुए, जब आपने मतलब अपना डिसीजन लेना है उस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो अब इस चीज के बारे में अब देखिए, हम लोग जो आम लोग हैं, हम लोग तो चलो फिर भी कंप्यूटर लिटरेट हैं, जो बिल्कुल एक आम बंदा है जो गाड़ी लेता है और वो कहता है जी अब चूंकि ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है तो इसमें बड़ा फायदा है कि मेरा एक हाथ फ्री हो जाता है, मुझे बार बार वो क्लच नहीं दबाना पड़ता। तो मैं मतलब वो तो ऑटोमेटिक गाड़ी को इस कॉन्सेप्ट से ले रहा होता है, ठीक है। अब उसको इस चीज के ऊपर बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, जो कि बेसिकली मुझे गियर नहीं लगाना पड़ा लेकिन मेरे बिहाफ पे वो लगा रहे हैं, उससे किसी बग का मेरे पे कितना बड़ा कंसिक्वेंसेस आ सकता है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर इलिटरेट है। तो उसकी सेफ्टी को जिसका उसको पता भी नहीं है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए प्रोग्रामर के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो जब इस तरह का कोई क्रिटिकल किस्म का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हो या इवन क्रिटिकल ना भी हो, नॉर्मल भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे कि वो एटलीस्ट अपनी प्रोग्रामिंग में इन बातों का ख्याल रखे कि उसकी उसके उस इशू में बग आने के चांसेस कम से कम है। अच्छा, फिर बसा औकात जो पर्सन होते हैं जो अपने काम को बड़ी तवज्जो से, बड़े खलूस के साथ करते हैं, उनकी किए हुए काम में वैसे ही अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। उनके हाथ से जो काम हो रहा होता है वो बड़ा क्वालिटी का होता है। उसकी एक एग्जांपल है, ये डैन डैन केमिंस्की थे। इन्होंने 2008 में एक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर कर ली, ये सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट में। 2008 में इन्होंने एक वल्नरेबिलिटी डिस्कवर की और उन्होंने कहा कि जो डोमेन नेम सर्विस जो हमारे डोमेन नेम टू ट्रांसलेट करती है आईपी में, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे microsoft.com,
एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट कॉम तो कुछ नहीं होता ना, उसके पीछे कोई ना कोई आईपी एड्रेस होता है जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम होस्ट हुई होती है। तो डीएनएस सर्वर ये वाला काम कर रहा होता है कि आपकी डोमेन नेम टू आईपी ट्रांसलेशन करवा रहा होता है डीएनएस। ठीक है। उसके अंदर उसने एक वल्नरेबिलिटी तलाश की 2008 में, और उससे पता चला कि ओहो ये तो बड़ी खतरनाक वल्नरेबिलिटी है, और इसकी वजह से जो हैकर होते हैं वो बड़ा कोई आपकी रीडायरेक्शन करवा सकते हैं उसकी। ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर जो काम चल रहा था, उसकी जो सोल्यूशन निकल रहा था, तो पता ये चला कि एक और साहब थे, उन्होंने बहुत साल पहले जब उन्होंने अपना डीएनएस का प्रोग्राम बना रहे थे, मतलब प्रोग्रामर थे, तो वो अपना डीएनएस का सर्वर का एक प्रोग्राम बना रहे थे जिसमें डीएनएस के बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने उस जमाने में अपने उस सॉफ्टवेयर में, हालांकि उनके सामने ये वल्नरेबिलिटी नहीं आई हुई थी, लेकिन उन्होंने फील किया कि इस डीएनएस सर्वर के अंदर आपको जब वो हैंडलिंग हो रही होती है रिक्वेस्ट की और उसको ट्रांसलेशन की जा रही होती है, तो ये तीन चार चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है। उन्होंने 2000 में, यानी कि उस वल्नरेबिलिटी के डिस्कवर होने से 8 साल पहले, उन्होंने वो जो अपना प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था डीजेबी डीएनएस, उसके अंदर उन्होंने उन सारे चेक्स को पहले से इंप्लीमेंट किया हुआ था कि जिसकी वजह से 2008 में जब वो वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई, तो बाकी तमाम डीएनएस सर्वर्स के ऊपर वो इंप्लीमेंट होती थी। बट ये जो डीजेबी डीएनएस था ना, इसके ऊपर वो इंप्लीमेंट, क्योंकि इन्होंने पहले से इस तरह के चेक्स लगाए हुए थे उनके जहन में, हालांकि वो वल्नरेबिलिटी नहीं थी 8 साल पहले, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि ये जब डीएनएस की ट्रांसलेशन हो रही हो तो इस तरह के कुछ चेक्स लगे हुए होने चाहिए। ठीक है। तो ये वो चीज होती है कि जरूरी नहीं कि आप पहले एक अटैक आपके सामने आए और देन फिर आप उसका पैच डेवलप करें। अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हुए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत सारे अननोन अटैक से बच जाए। अब आज के लेक्चर में हम वो सारे एरियाज को डिस्कवर करेंगे कि जो हमारी डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक तो माइटर या मिटरे, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस चल रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की जो कि सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही होती है, और ये यूएस गवर्नमेंट के साथ भी लिंक्ड है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर साइबर सिक्योरिटी के मिटरे कॉरपोरेशन काम कर रही होती है। ठीक है। तो इन्होंने ना एक अपना एक कॉमन वीकनेस इन्यूमरेशन का एक 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 लिस्ट कह ले, एक एक चेकलिस्ट से बनाई हुई, ठीक है, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करते रहते हैं कि ये वल्नरेबिलिटीज या इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये उनकी जो सी डब्ल्यू के अंदर इंक्लूडेड है ना, जो वल्नरेबिलिटीज हैं डिफरेंट तरह की डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, जो कि उनके अंदर मुसलसल ऐड होती रहती हैं, कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर में कोई नई वल्नरेबिलिटी डिस्कवर होती है, उसको सी डब्ल्यू नंबर लग जाता है और वहां पे ऐड हो जाती है। ठीक है। तो वो है बफर ओवरफ्लोस है, फॉर्मेट स्ट्रिंग के एरर्स हैं, स्ट्रक्चर एंड वैलिडिटी के प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन स्पेशल एलिमेंट मैनिपुलेशंस हैं, चैनल एंड पाथ एरर्स हैं, हैंडलिंग द एरर के अंदर भी बाजू का एरर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, इसी तरह यूजर इंटरफेस के हवाले से एरर। तो इन्होंने ना एक पूरी अपने पास इस सी डब्ल्यू ई के अंदर एक कैटेगरीज बनी होती है, और इन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाली वल्नरेबिलिटीज को लिस्ट डाउन किया जा रहा होता है, और उनके एक काउंटर मेजर्स भी दिए जा रहे होते हैं। ठीक है। सी डब्ल्यू के साथ साथ जो दूसरी मशहूर तरीन चीज जो आम लोगों को पता है, हम लोगों को, वो है ओवैस। और ओवैस की वैसे तो 200 प्लस कैटेगरीज हैं, लेकिन नॉर्मली कहा यह जाता है कि आप उसकी जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं वो आप हैंडल कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उनकी मिटिगेशन कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर 80% ऑफ द थ्रेड्स से ज्यादा से वो वैसे ही सिक्योर हो जाता है। ठीक है। 20% कोई बहुत हाई लेवल की चीजें रह जाती हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर में आती है या नहीं आती। लेकिन ये टॉप 10 वो कॉमन वल्नरेबिलिटीज हैं जिनका अगर ख्याल ना रखा जाए तो हर सॉफ्टवेयर, चाहे वो गाड़ी का है, गियर चेंज करने का है, या आपकी अटेंडेंस मैनेज करने का है, उसके अंदर ये वाली चीजें अकर हो सकती है। ठीक है। इनकी जो टॉप 10 के अंदर आती हैं वो है इंजेक्शन हैं, मुख्तलिफ तरह के एक्सएसएस भी हो सकता है, एसक्यूएल भी हो सकता है, मल्टीपल है, ब्रोकन अथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, एक्सएमएल या एक्सएसएल की जो अकाउंट अटैक्स हैं वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सेस कंट्रोल है, मिसकंफिगरेशन हैं कि आपने अपने वेब सर्वर के अंदर कुछ खुद से ही कॉन्फ़िगर करते हुए फ्लॉ छोड़ दिए। ठीक है। उसकी फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टरी लिस्टिंग को ब्लॉक नहीं किया। अब आपके अंदर एक ऑप्शन होता है, आप उसको ऑन कर दें तो आपका जो ब्राउजर जब ब्राउज कर रहा होता है यूजर, तो वो आपकी डायरेक्टरी को लिसन नहीं कर सकता कि डायरेक्टरी के अंदर और क्या क्या कंटेंट्स पड़े हैं। मे बी आपके उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हो, कोई पासवर्ड की फाइल पड़ी हो, तो वो उसको नजर आ जाए।
तो इस तरह की चीजें अगर आपने गलती से कॉन्फ़िगर करते हुए अपने वेब सर्वर को कुछ गलत काम कर दिया है तो वो भी आपके सिस्टम पे अटैक का सबब बन सकती हैं। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, ज्यादा जो मशहूर और वजह भी उसको वही है कि अगर आप इन टॉप 10 को कवर कर लें तो ऑटोमेटिकली आपके 80 to 90% चीजें वैसे ही कवर हो जाती हैं इन टॉप 10 को मैनेज करने से। तो ये ज्यादा मतलब हमारी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के हवाले से यूज हो रही होती है। इसके अंदर जो सबसे पहली टॉप लेवल पे, और ये हर साल लिस्ट रिलीज होती रहती है, तो पिछले साल के जो टॉप 10 अटैक्स रहे होते हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, मोर और लेस इसके फर्स्ट 9 तो सेम ही रहते हैं। 8 9 10 के ऊपर बाजू का चेंजेस आए तो आए, वो भी रेयरली होती है, वरना टॉप में नॉर्मली एक ही तरह के चल रहे होते हैं। इसमें जो सबसे टॉप लेवल का अटैक होता है, जो कि ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर पे आ रहा है, वो है इंजेक्शन अटैक। इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है, नो एसक्यूएल इंजेक्शन भी हो सकता है, ओएस की कमांड मैनिपुलेशन के ऊपर भी इंजेक्शन लग सकते हैं, और एलडेप, ये जो हमारी जो डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह होती है, इसके अंदर भी ये इंजेक्शन के अटैक बहुत ज्यादा ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। अच्छा, ये होते कैसे? ये होते ऐसे हैं कि आपका जो अटैकर होता है वो जब आपका सॉफ्टवेयर यूजर की दी हुई इनपुट को प्रोसेस कर रहा होता है, तो वहां पे वो सॉफ्टवेयर को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि उसको समहाउ एक कमांड दे देते हैं, चाहे वो आपके एसक्यूएल की हो, नो एसक्यूएल की हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम की हो, या एलडेप की हो, और सॉफ्टवेयर बजाय अपनी इंटेंडेड काम करने के, वो एक्चुअली आपको सिस्टम का कोई ना कोई डाटा रिवील कर देता है, या सिस्टम के अंदर कोई ना कोई इशू क्रिएट करने का सबब बन जाता है। ठीक है, होता यह है कि आपके बिहाफ पे वो जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर होता है वो कोई ना कोई क्यूरी एग्जीक्यूट कर देता है। दूसरी जो इसके अंदर सेकंड नंबर के ऊपर वल्नरेबिलिटी आ रही होती है, वो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की। अगर आपके सिस्टम में ऑथेंटिकेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना हुई भी हो, तो ऑटोमेटिकली आपका यूजर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करके एक अनअथराइज यूजर भी आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है, और एंटर होने के बाद वो मल्टीपल तरह के काम कर सकता है। वो आपके डाटा लीक कर सकता है, वो आपके सिस्टम में कोई इशू रेज कर सकता है, आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। अच्छा, ये नॉर्मली किस वजह से होते हैं? या तो आपने पासवर्ड्स वाली इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं की होती, आपकी कीज कंप्रोमाइज हो जाती हैं, आपके जो सेशन के टोकन होते हैं वो शेयर हो जाते हैं, उसके ऊपर आपने रिप्ले अटैक या इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई होती, जिसकी वजह से वो अगर एक ऑलरेडी लॉगिन बंदे का जो सेशन का टोकन है वो मुझे मिल जाता है, तो उसकी बिहाफ पे मैं भी मतलब लॉगिन कंसीडर पा जाता हूँ, हालांकि मेरा अकाउंट ही नहीं हुआ बना होता। तो इस तरह के अटैक्स होते हैं जिनको यूज करते हुए ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वजह से आपका जो हैकर होता है इधर टेम्परेरली और परमानेंटली एक्सेस गेन कर लेता है आपके किसी सॉफ्टवेयर के अंदर वाली चीजों का, जो कि आपने छुपाई हुई होती हैं बाकी अनऑथेंटिकेटेड यूजर से। इसी तरह से फिर सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर के इश्यूज बहुत ज्यादा अकर हो रहे होते हैं फ्रिक्वेंटली। और चूंकि जो हैकर्स होते हैं उनका मकसद आपकी साइट पे अटैक करने का कुछ ना कुछ फायदा गेन करना होता है, और फायदा इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मली इंफॉर्मेशन या डाटा के होता है। जैसा कि वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वहां से लीक करवा सकते हैं, ठीक है, अनअथराइज मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हेल्थ केयर के डाटा को मैनेज मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपकी जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हमने पिछली लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस की थी प्राइवेसी के सेक्शन के अंडर, उनको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपके डाटा को चुराने के बाद फिर उससे कोई ना कोई बेनिफिट गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी कर लिया तो उसकी बेस पे वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियली नुकसान दे सकते हैं। ठीक है, एक्सएमएल की एंटिटीज का एरर जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि अ, आपके जो एक्सएमएल की डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो चूंकि यूआरआई बेस पे काम कर रही होती है, और सबसे ज्यादा जो डाटा इंटर सॉफ्टवेयर शेयर हो रहा होता है वो थ्रू एक्सएमएल के हो रहा होता है, और अब जेसन ने आके उसको थोड़ा सा रिप्लेस करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी जो पुरानी बनी हुई साइट्स है वो सारी एक्सएमएल के ऊपर ही रिलाई कर रही होती हैं, क्योंकि जेसन उसको कहता है इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप उनके जो यूआरआईज होते हैं उनके अंदर मैन्युपुलेट करके एक्सएमएल की एंटिटीज को आप चाहे तो अपना कुछ कोड के थ्रू डाटा इनपुट करवा सकते हैं, जो कि मे बी उन चेक से बाईपास होता हुआ गुजर जाए आगे, और उसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं हो रहा होता कि
मतलब जो नॉर्मल प्रोग्रामर चेक लगाते हैं वो वैलिडेशन वगैरह के, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, वो आपकी इनपुट की फील्ड पे लगाते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामर ये समझते हैं कि यूजर ने मुझे जो इनपुट देनी है वो किसी टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही देनी है। तो अगर किसी जगह पे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू डाटा शेयर नहीं हो सकता तो मे बी यूजर इसको मैनिपुलेट ना कर पाए, ठीक है। लेकिन एक अटैक होता है जो डायरेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट अटैक होता है, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने किसी, मैं वेबसाइट की एग्जांपल लेता हूँ कि कॉमसेट्स की वेबसाइट है, उसमें उन्होंने जितनी भी इनपुट की फील्ड है उनको उन्होंने सिक्योर कर दिया। तो यूजर को कोई एक्सेस नहीं मिल रहा था, उसने कहा ठीक है। लेकिन उसको कहीं से ना ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का फ्लॉ मिल गया। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन से वो अंदर तो घुस गया, लेकिन अब वो देख रहा है कि मुझे वहां से तो कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लगाने का मौका मिल नहीं रहा, जो इनपुट्स हैं वो तो सारी वैलिडेट की हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अंदर घुस के देखता हूँ, तो मुझे वहां नजर आता है कि दो प्रोग्राम, अटेंडेंस का प्रोग्राम और आपके एग्जाम का प्रोग्राम, आपस में ना थ्रू एक्सएमएल डाटा शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे की अटेंडेंस लगाऊं, तो क्या होता है, मेरे सामने अब सबकी लिस्ट आ जाती है। वो लिस्ट आपके जो स्टूडेंट का टेबल होगा वहां से आ रही होगी, कि जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स के एनरोल हुए हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। और आने के बाद मैं सिर्फ उसमें अटेंडेंस की जो एंट्रियां करता हूँ तो वो जाकर अटेंडेंस के टेबल में सेव हो जाती है, ठीक है। तो हम सपोज ये कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम वो जो स्टूडेंट के टेबल से डाटा उठा के लाता है और वो अटेंडेंस वाले फॉर्म को देता है, वो एक्सएमएल के थ्रू दे रहा हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस पाथ के अंदर मॉडिफाई कर दूंगा जाके, क्योंकि मुझे एक्सेस तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की वजह से मिल गया। तो मैं उससे कहूंगा कि तुम ये जो एक्सएमएल रीड करते हो ना, तुम ये वो वाली एक्सएमएल ना रीड करो जो कि हमारा स्टूडेंट के टेबल से जनरेट हो रही है, बल्कि तुम मेरे वाले यूआरएल से ये एक्सएमएल रीड कर रहे हो, ठीक है। तो मैं उसको अपना www.hacker.com/student.xml का पाथ उसको चेंज करवा देता हूँ, यूआरएल चेंज करा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो ही कोई टीचर अपनी अटेंडेंस खोलेगा और वहां से क्यूरी चलेगी कि इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स का डाटा लेके आओ, तो बजाय वो स्टूडेंट वाला डाटा आने के, वो एक्चुअली हैकर.कॉम के ऊपर जो एक्सएमएल की फाइल पड़ी है वो वाला डाटा उठा के डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो कुछ भी आपसे मिलीशियस गेन कर सकता है। मतलब जाहिर है इस केस में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वहां पर ये हो सकता है कि आपकी अगर कोई दराज.पीके की वेबसाइट है और वो वहां से क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट वैल्यूज ला रही है, तो वो क्या करे कि वो जो टू वाला अकाउंट है वो बजाय दराज का अकाउंट देने के वो अपना अकाउंट दे देगा, ठीक है, वहां पे एक्सएमएल मैनिपुलेशन करके। तो क्या होगा कि मेरे तो पैसे कट जाएंगे उस ऑर्डर के, बट वो ट्रांसफर बजाय दराज के अकाउंट में होने के वो मैन्युपुलेट, वो रीडायरेक्ट होके दूसरे वाले उसमें चले जाएंगे जो हैकर का अकाउंट होगा। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेस कंट्रोल है। ऑथेंटिकेशन के बाद जो सेकंड फेज आता था वो एक्सेस कंट्रोल का आता था, एथराइजेशन का आता था। तो अगर आपका किसी जगह पे प्रॉपरली एक्सेस कंट्रोल सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ सॉफ्टवेयर में, तो ऑटोमेटिकली यूजर क्या करेगा कि वो चीजें जो उसको नजर नहीं आनी चाहिए थी वो पढ़ लेगा, वो चीजें जो वो चेंज नहीं कर पाना चाहिए था उसको वो चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं। फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन का मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी आपको कि आपका जो सॉफ्टवेयर होते हैं जितने भी, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। एक तो उनकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होती। तो आपको कुछ चेक्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें लगाने पड़ते हैं, ठीक है। जो जब विंडोज़ आपके पास आती है तो वो बहुत सिक्योर नहीं होती, और ना ही लिनक्स जब आपके पास आती है तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। अब ये आपके हाथ में है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वायरस से खतरा है, उन्होंने एक सादा सा एंटीवायरस विंडोज ने इंस्टॉल करके भेज दिया होता है, लिनक्स में इवन वो भी नहीं होता। तो अगर आपको ख्याल है कि आपके सिस्टम के ऊपर अटैक आ सकता है, तो आप क्या करेंगे कि आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपने अपने सिस्टम के अंदर एक कन्फिग्रेशन में, बेसिक कन्फिग्रेशन में चेंज किया, उसके अंदर एक और चीज ऐड कर दी जिसकी वजह से अब आप वायरस के खतरे से बच रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से करके ना आप अपने सिस्टम की कन्फिग्रेशन करते हैं। अब सपोज हो सकता है कि आपका सिक्योरिटी नॉलेज ज्यादा है, मेरा सिक्योरिटी नॉलेज कम है, ठीक है। आप एक कंपनी के वेब सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं दूसरी कंपनी का वेब सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ठीक है। या हम वो एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है इस यूनिवर्सिटी का और एक वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है एबीसी यूनिवर्सिटी का। तो हो सकता है कि वो जो आपकी यूनिवर्सिटी का वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी नॉलेज ज्यादा हो, उसने 2-3 कोर्सेज एक्स्ट्रा किए हुए हो वेब सर्वर सिक्योरिटी के, ठीक है। या उसने अपने जमाने में सपोज ये वाला कोर्स पढ़ा हुआ है तो उसको नॉलेज थी थोड़ी बहुत, तो उसने जब वेब सर्वर इंस्टॉल किया और उसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इंप्लीमेंट की, तो उसने सारे चेक्स लगा दिए। तो आपकी साइट तो सिक्योर होगी, हैकर इसमें भी ट्राई मारेंगे, लेकिन वो देखेंगे यार इधर तो ये पाथ भी बंद है, ये पाथ भी बंद है, यहाँ भी इसने चेक लगाए हुए हैं, तो वो कहेंगे इसको छोड़ो। जब वो एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाती हैं तो सपोज उस बंदे को इतना आइडिया नहीं था, ठीक है। उसने फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सिंपल कोर्स किया हुआ था, उसने बाकी ये थ्योरीज नहीं पढ़ी हुई थी, देखिए। बात चीजें ऐसी भी होती हैं, आपको पता है ये जो कोर्स में आपके लेके चल रहा हूँ ना,
इसके लिए पूरी बैकएंड पे सर्टिफिकेशन है। ये हम आगे जाके ना थोड़ा सा जब इससे निकल जाएंगे तो मैं आपके साथ वो सर्टिफिकेशन का लिंक भी शेयर करूंगा। तो अपनी आने वाली जिंदगी में वो लोग जो सिक्योर सॉफ्टवेयर की हवाले से कोई काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। वो अगर आप कर लेते हैं तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। तो इसके बहुत सारे कंटेंट्स जो हमारे कोर्स के हैं ना वो उसी के ऊपर बेस कर रहे हैं। थ्योरी भी साथ साथ ऐड हो रही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जिन्होंने 8 ईयर्स या सॉरी 4 ईयर्स और 8 सेमेस्टर बैचलर पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसकी निस्बत अगर एक बंदा सिर्फ जावा का कोर्स कर लेता है और प्लस, तो वो जावा का बड़ा अच्छा प्रोग्रामर बन जाएगा, क्योंकि आपने जावा एक सती लेवल की पढ़ी है, साथ डिटेल भी पढ़ी है। वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने में जावा का कोर्स पढ़ ले तो शायद जावा के अंदर वो आपसे अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकेगा, ठीक है। लेकिन उसको बैक एंड पे काम कैसे हो रहे हैं वो आइडिया नहीं होगा। उसको जो काम देंगे जावा के अंदर तो आप लोगों से 10 गुना बेहतर कर देगा, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों का फायदा ये है कि वो होगा एक तरह का जावा का टेक्नीशियन कहलाएगा, ठीक है। वो प्रोग्रामर तो होगा, वो भी आप भी प्रोग्रामर है, बट वो टेक्नीशियन लेवल का प्रोग्रामर होगा, आप इंजीनियर लेवल के प्रोग्रामर होंगे, ठीक है। क्यों? कि वो सिस्टम एनालिसिस नहीं कर पाएगा, उसको कोई सिस्टम एनालिसिस करके देगा तो उसके ऊपर वो जावा का प्रोग्राम बड़ा अच्छा बना देगा, क्योंकि जावा की एक्सपर्टीज आपसे उसकी 100 गुना बेहतर होगी। बट अगर सिस्टम एनालिस्ट ने अगर कोई गड़बड़ कर दी या कोई चीज मिस कर गया तो वो इससे भी मिस हो जाएगी, क्योंकि इसका वीएनए नहीं होगा वो वाला। आप लोग हैं, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है और इस तरह के मल्टीपल चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप या कंप्यूटर साइंस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बंदा वही वाला जब काम कर रहा होगा तो उसकी जावा तो इतनी बेस्ट नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है जो प्रोग्राम वो एक दिन में बना के देते हैं आप लोग 4 दिन में बना के दो, लेकिन अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होगी ना तो आप कहोगे नहीं यार ये ना हमारे उस वाले फलाने वाले जो हमने चीजें पढ़ी थी ना उससे मुताबिकत नहीं रख रहा। तो आप वहां पे रुक जाओगे, कहोगे जी मुझे ये क्लैरिफाई करें, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ये चीज से ये डिजाइन नहीं हुई भी, तो आप इसको रिव्यू कर लें, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये बेनिफिट है। तो बताने का मकसद ये था कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फ्लॉज रह जाते हैं जो कि किसी जगह पे किसी को सिक्योर करते हुए कुछ चेक लगाना चाहिए था, लेकिन वो किसी कम नॉलेज की वजह से या भूल गया या गलती से उसने जहन में रखा कि मैंने लगा दिया चेक लेकिन नहीं लगाया था। तो उसकी वजह से अगर आपके सर्वर या जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हुआ है उस एनवायरनमेंट में कोई ऐसा फॉल्ट रह जाता है तो आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिक्योर होगा, उसके अंदर कोई इनपुट वैलिडेशन के और इस तरह की चीजें सारी अच्छे तरीके से परफॉर्म हुई होंगी। लेकिन वो जो अटैकर है वो अगर वेब सर्वर ही आपका कंप्रोमाइज हो जाता है तो नीचे तो कोड आपका फिर कुछ नहीं कर सकेगा ना। तो ये वाली चीजें भी देखनी पड़ती हैं, बड़े सारे एरर्स के कारण। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अटैक हैं कि अगर आपकी जो डाटा शेयरिंग हो रही है उसके अंदर अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा हुआ, चेक नहीं लगाए हुए, तो कोई बंदा अपना एक्सटर्नल कोड ऐड करवा सकता है किसी पाथ के थ्रू, किसी इनपुट के थ्रू, और वहां से वो आपके जो सिस्टम है उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन का आइडिया है आप लोगों को? गुड। serialization एक मिनट, आप ही को है। चलो आप बताओ बेटा। serialization चीज को कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से स्टोर कर लेंगे कि वो हम बाद में और जिस तरह वो मेमोरी में है उसको वापस लेकर आ सके, और वापस लेकर आना और मेमोरी में शेयर करवाना तो प्रोसेस पूरी serialization डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। सीरियलाइज ये होता है, देखें आपके पास एक डाटा आ गया, आपने कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना है, मेमोरी में रखना है, डिस्क में रखना है, किसी फॉर्म में रखना है, उसको बार बार चेंज भी करना है। जैसे आईडी कार्ड नंबर हम डालते हैं तो उसमें डैश आ रही होती है, फोन नंबर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो वहां जाके सेव हो जाता है। जब आप उसको वापस रिट्रीव करते हैं किसी को दिखाने के लिए, उसको डी सीरियलाइजेशन कहते हैं, ये स्टेप्स को ना, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। तो ऐसी सूरत में आपने अगर सिक्योर डी सीरियलाइजेशन नहीं की हुई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूजर इनपुट देते हुए कोई ऐसी गड़बड़ दे दे कि जिस वक्त यानी कि आपने इंसर्ट तो करवा दिए, भिजवा दी, वो चेक जो लगे होते हैं उन्होंने बाईपास करवा दिया, और जब वो वापस आए तो उसकी फॉर्म ही चेंज हो जाए, और वो जब वापस आए तो आपके सिस्टम में किसी गलत एक्टिविटी का सबब बन सकता है, ठीक है। तो इनसिक्योर डिसीरियलाइजेशन, तो हम लोग ये समझते हैं कि हमने डाटा को सिर्फ जब इनपुट लेनी हो यूजर से उस वक्त सिक्योर करना है। नहीं नहीं, जब आपकी अपने कहीं डाटा वापस भी आ रहा हो ना तब भी आपने वेरीफाई करना है कि जो डाटा मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए क्या उसी फॉर्मेट में उठ के आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर था, मैंने किसी तरह से आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर लिया और वहां पे टेबल के अंदर कोई एंट्री के अंदर मैनिपुलेट करके कोई नाम की जगह कोड लिखवा दिया। तो अब क्या होगा कि आपका जब सॉफ्टवेयर मतलब आप अपना लॉगिन करते हैं और ऊपर आता है कि वेलकम मिस्टर एक्स वाई जेड, उस वक्त जब वो एक्स वाई जेड पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर उसने डेटाबेस को एक्सेस किया तो वहां पे तो एक्स वाई जेड नाम की जगह को कोड पड़ा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो आपने सीरियलाइजेशन के ऊपर तो आप काफी ज्यादा लोग अटेंटिव रहते हैं,
लेकिन डीसीरियलाइजेशन के ऊपर नॉर्मली लोग अटेंटिव नहीं होते। वो कहते हैं यार ये तो हमारी डेटाबेस से उठ के आ रहा है, अगर वो जाते हुए सिक्योर था तो आते हुए तो ऑटोमेटिकली सिक्योर होना चाहिए। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जब वो डेटाबेस से उठ के आ रहा है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल किसी बंदे ने डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर को मैनिपुलेट कर लिया हो। तो वहां से आपने डीसीरियलाइजेशन का भी ख्याल रखना होता है कि सिर्फ इनपुट के ऊपर आपने चेक्स नहीं लगाने, आपने वापस उसको रिसीव करते हुए डीसीरियलाइज करते हुए भी चेक करना, ठीक। फिर कई बार ये होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, ज़ाहिर है आप खुद से नहीं बनाया होता, आपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को जोड़ा हुआ होता है। तो सपोज आपने कोई कंपोनेंट यूज किया और उस कंपोनेंट के अंदर ही कोई वल्नरेबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से आपका भी सिस्टम वल्नरेबल कंसीडर होगा, ठीक है। जैसे अब आप पाइथन का कोई प्रोग्राम बना रहे हो या जावा के अंदर भी आप बहुत सारे कंपोनेंट्स बने बनाए यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, वो आसानी हो जाती है, बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर किसी बंदे ने उन कंपोनेंट्स की प्रोग्रामिंग करते हुए या विजुअल बेसिक या ये जो आपके सी वगैरह और ये वाले होते हैं, इसके अंदर वो एक्टिव एक्सेस कंट्रोल्स आ रहे होते हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टी भी होते हैं वो भी, तो उसके अंदर अगर किसी की कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली आपने जब वो कंपोनेंट अपने उसमें यूज किया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो आपका सिस्टम ही वल्नरेबल हो गया। अब आप फंस भी गए क्योंकि आपका तो वो कोड नहीं है, वो तो किसी थर्ड पार्टी का है। अब वो जब उसका पैच रिलीज करेगी तो फिर आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में एम्बेड करेंगे, तो तब तक आपका सॉफ्टवेयर हवा में लटका रहेगा या उसके ऊपर सिक्योरिटी का वो जो इशू है वो अलर्ट रेज रहेगा। तो फिर उसके लिए फिर क्या करते हैं, जो ऐसी सूरत में हमारी टेक्निक क्या होती है, वैसे मैं आपसे शेयर करूँ यहाँ पे वो नहीं है, वो ये होती है कि हम पे उसके लिए कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर देते हैं। हमें पता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये वल्नरेबिलिटी आ गई है, ये आई भी किसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट की वजह से है, और अब हम क्या करें, अब इसको कैसे बचाएं, तो हम ये हमें पता तो होता है कि यहाँ से अटैक आएगा इस वल्नरेबिलिटी की वजह से, तो उस जगह पे हम कोई ना कोई कंट्रोल अप्लाई कर देते हैं कि जब तक कि इसका पैच नहीं आता तब तक वहां पे जो भी इनपुट आ रही हो, जो भी डाटा आ रहा हो, वो चेक होके आता रहे कि इसके अंदर वो वाला अटैक तो एम्बेडेड नहीं है, अगर अटैक एम्बेडेड हो तो उसको वहीं पर रोको। अच्छा, लॉगिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि काम ठीक होना चाहिए, फंक्शनैलिटी पूरी होनी चाहिए। हमें साथ उसकी मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का भी ख्याल करना है कि जो भी काम हो रहा है उसका कहीं पे रिकॉर्ड भी बन रहा हो, ठीक है। ताकि अगर फॉर एग्जांपल आपका, मैं यहाँ पे फैकल्टी का मेंबर हूँ और मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाता हूँ, तो आपकी जब भी अटेंडेंस मार्क हो तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में ये साथ एक लॉग बन जाना चाहिए कि मिस्टर फैसल ने इस तारीख को इतने बजे इस आईपी से ये वाला एक्टिविटी की थी लगाते हुए, ठीक है। ताकि हो सकता है कि मेरे क्रेडेंशियल किसी तरह से कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है, और कोई हैकर मेरे बिहाफ पे उन क्रेडेंशियल को यूज करते हुए वेबसाइट एक्सेस करे और वहां पे कोई आपके अटेंडेंस के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करे, तो ऐसी सूरत में कम से कम पीछे लॉग बन रहा हो, ताकि जब वो इसकी इंक्वायरी होती है और वो कहते हैं देखो लॉगिन तो आपका है, तो मेरे ख्याल में आपने काम किया है, तो जब हम लॉग निकाल के देखें तो पता चल जाए कि नहीं, ये जो आईपी है ना, ये तो बिलफर्ज इंडिया का आ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूंगा जी मैंने तो इंडिया ट्रैवल नहीं किया, तो उसका मतलब है किसी बंदे ने मेरे क्रेडेंशियल हैक करके उसने इंडिया से बैठकर आपकी वेबसाइट पे अटैक किया है और उसने ये मैनिपुलेशन की है, ठीक है। लेकिन वो मैं उसी सूरत में साबित कर सकूंगा जब पीछे लॉगिंग हो रही होगी। अच्छा, इन सारी बातों में ये जितने भी हमने पीछे ये देखे हैं, इसमें से चंद एक को छोड़ के, यानी कि टॉप 10 है ना, तो टॉप 10 में से आप यूं करें 4 छोड़ दें, ठीक है। एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, इस तरह की दूसरी चीज, बाकी सारे के सारे जो अटैक्स हैं ना, उनका हल इस से निकलता है। किस किस से? या तो इनपुट की वैलिडेशन से या हैंडलिंग से। उसमें इनपुट को आप वो इनपुट कंसीडर ना करें जो यूजर ने हाथ से देनी है, इसमें वो इनपुट भी आ रही है जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक्सएमएल के हवाले से डाटा शेयर हो रहा है। अगर आप डेटाबेस से डाटा रीड करें तो वो भी आपके प्रोग्राम को इनपुट ही मिल रही है ना एक तरह की। हम लोग जो नॉर्मली जो प्रोग्रामर होते हैं वो समझते हैं इनपुट का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपके यूजर ने हाथ से कोई एंट्री की है तो वहां से कोई अटैक आ सकता है, नहीं। इनपुट का मतलब है आपके सॉफ्टवेयर को जो भी डाटा मिल रहा है, चाहे वो किसी फाइल से मिल रहा है, वो डेटाबेस से मिल रहा है, वो चेक बॉक्स से मिल रहा है। इवन चेक बॉक्स से भी, जो हम चेक बॉक्स है ना, वो कहते हैं यार उसमें तो एंट्री की जगह ही नहीं होती, वो तो सिर्फ टिक करना होता है, क्लिक करेंगे टिक हो जाएगा, क्लिक करेंगे अनचेक हो जाएगा। इवन उस वाली वैल्यू के ऊपर भी आपने चेक जरूर वैलिडिटी का लगाना होता है। उसकी क्या वजह होती है वो हम आगे जाके उस रेलेवेंट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें वही बातें हैं कि आपने अम, जब भी चेक लगाने हैं तो इन सब चीजों पर लगाने हैं। आपने ये नहीं सोचना कि जो टेक्स्ट की फील्ड है उसी में से कोई गड़बड़ आएगी, वरना नहीं। अच्छा, इसमें आपके चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सेलेक्ट लिस्ट, जिसमें आप कोई ऐड नहीं कर सकते, सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई हिडन फील्ड रखी हुई है
और आप कहते हैं ये तो फील्ड वहां नजर ही नहीं आनी यूजर के इंटरफेस पे, वेबसाइट की बात कर रहा हूं, इवन उसको भी आपने वैलिडेट कर दिया। अच्छा, कोई मुझे बताए आप लोगों में से कि हम इन सारी फील्ड्स को जिसके अंदर इवन इनपुट भी नहीं जा रही, जिसमें चेक बॉक्स है, उसमें या यस होगा या अनचेक होगा या चेक होगा, लिस्ट है तो लिस्ट में आपने लिखा हुआ है 3-4 कंट्रीज के नाम है वो आपने सेलेक्ट करनी है, तो वो 4 ही लिस्ट लगी हुई है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हिडन फील्ड है वो तो नजर ही नहीं आ रही होती। इस पे हमें चेक लगाने की क्या जरूरत है वैसे? मतलब हम टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं है कि बंदा कहे कि यूजर ने कोई गलत एंट्री इसके अंदर कर दी होगी, तो हाथ हाथ खड़ा करना है आप लोगों ने, राइट रिप्लाई नहीं करना। अब चेक बॉक्स जिसके अंदर सिर्फ अनचेक या चेक होना है, उसकी क्या वजह हो सकती है? उनको सिक्योर क्यों करना है? उनकी इनपुट इनपुट हैंडलिंग क्यों करनी है? रीजन? बताओ। क्योंकि वो सिर्फ क्लाइंट साइड पे कंट्रोल हो रहे हैं। जब हम रिक्वेस्ट या सेंड या सबमिट पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, इसके पोर्ट के पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी के अंदर पैरामीटर हो सकते हैं, या फिर यूआरएल जिसको रिलेटेड रिक्वेस्ट है, और पैरामीटर्स को अटैकर इंटरसेप्ट करके चेंज कर सकता है आराम से। आपका नाम? जी नाम आपका? सही। सलमान। अच्छा, बर्फ स्विट आप लोगों ने यूज किया था अपने वो जो कोर्स मोड्स कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉक्सी शॉक्सी भी थी? यस सर। वो लगाते थे? यस सर। तभी नजर आता था ना कि ये प्रोग्राम क्या भेज रहा है क्या नहीं भेज रहा है। तो क्या उसमें हम चेंज भी कर लेते थे हम इनपुट को, डाटा को, जो वैल्यूज आ रही है? करते थे कि नहीं करते थे? ठीक है ना? आप देखो कि अगर एक बंदे ने वहां पे रेडियो बटन, या हम कहते हैं सिलेक्ट लिस्ट है, वो उसने प्रोविंस मांगा हुआ है, ठीक है, और प्रोविंस की 4 वैल्यू दी हैं कि पंजाब, सिंध, वट एवर, केपीके एंड पंजाब, ये 4 वैल्यूज हैं। तो क्लाइंट तो कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं 4 में से एक सेलेक्ट करेगा। बट सपोज उसी क्लाइंट ने आगे बर्फ फिट टाइप कोई प्रॉक्सी लगाई हुई है, तो वहां पे वो उसको पॉज करवा के, अब तो कोई भी चेंज कर सकते हैं ना पैरामीटर जो जा रहे हैं आगे पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, तो अब वो वहां पे लिख दे जापान, तो वैलिड चला जाएगा आगे जब वो सेंड करेगा, ठीक है ना? तो वो जो चेक्स लगे होते हैं ना इनके ऊपर, ये जो रेडियो बटन है, सेलेक्ट लिस्ट है, चेक बॉक्सेस है, या हिडन फील्ड्स हैं, ये सारी यूजर के ब्राउजर की हद तक चेक है। जो ही ब्राउजर से डाटा आगे निकलते हैं तो इनको बिल्कुल मैन्युपुलेट किया जा सकता है। इसकी वजह से ये हमारे लिए लाजिम है कि हम जितने भी इनपुट की चीजें हैं, टेक्स्ट बॉक्स को भूल जाएं, उनके ऊपर हमारे चेक जरूर इंप्लीमेंट होने चाहिए। नंबर 1 तो ये वाली बात है, ये इस लेवल पे आप ये समझ लें। आगे फिर वो क्लाइंट सर्वर साइड वाली भी स्लाइड आती है, वहां पे मैं आपको वही चीज बताता हूँ, ठीक है? तो इसमें आगे वही वाली बात लिखी हुई है कि वो चूंकि आपके जो ये नॉर्मल चेक्स होते हैं ना, ये उसके बाद भी डाटा मैनिपुलेट हो सकता है आपके सर्वर तक पहुंचने से पहले, तो इसलिए आपने नंबर 1 तो ये कि आपने हर चीज पे चेक जरूर लगाना है, ये नहीं सोचना कि जाने तो खैर है, इसमें तो इनपुट नहीं आ रही। दूसरी बात वही वाली लिखी हुई है कि आपका जो डाटा है वेब एप्लीकेशन में, वो मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक पेयर्स, जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन जिसको कहते हैं, सॉप, वेब सर्विसेज, एपीआईज, यूआरएल के थ्रू, पोस्ट के डाटा, इवन हेडर्स के थ्रू आप डाटा पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना? जो आपके जो एचटीटीपी के हेडर्स होते हैं, ठीक है ना, कुकीज के थ्रू डाटा पास हो सकता है। तो ये सब चीजें वो हैं कि जिनके थ्रू ना सिर्फ डाटा पास होता है बल्कि साथ साथ आपके सिस्टम पे अटैक भी आ सकता है, क्योंकि उसी डाटा को मैनिपुलेट करने को अटैक की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपने इन सब चीजों का अटैक का के हवाले से ख्याल रखना है, और इनको आपने किस किस के लिए चेक करना है, आपने देखना है कि कोई, सबसे पहले तो आपने अपनी वैलिडिटी ऑफ द डाटा चेक करनी है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम आपसे कोई इनपुट ले रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि यार इस काम के लिए 18 साल से बड़ा, फॉर एग्जांपल एक ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन है, तो उसके लिए जरूरी है कि 18 साल से बड़ा होगा, 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे को तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल नहीं सकता। अब आपकी इनपुट लेवल के ऊपर चेक होना चाहिए कि क्या जो इसने वैल्यू एंटर की अपनी एज की, वो 18 साल से कम, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 70 ईयर या 80 ईयर से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो है तो वहीं पे एरर देता है यूजर को, ठीक है? फिर उसके बाद जब वो आपके पास पहुंचे तो तभी आपने चेक करना है। एक तो ये आपकी रेंज के हवाले से डाटा की वैलिडिटी होगी कि आपने डाटा ठीक दिया कि नहीं दिया। फिर दूसरे लेवल पे आपने देखना है कोई बफर ओवरफ्लो की कोई बीच में कोई कोडिंग तो नहीं आ रही, एसक्यूएल का इंजेक्शन तो नहीं आ रहा, ओएस की कोई कमांड तो नहीं लगी हुई। डिनायल ऑफ सर्विस के लिए कुछ और तरह के पैरामीटर्स होते हैं कि वो आप देखते हैं कि एक आईपी से कितने ज्यादा आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, अगर मल्टीपल आ रही हो तो 5 के बाद नॉर्मली इसको कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है? इसी तरह ये वही वाली वैलिडेशन की बात आ गई। वैलिडेशन उस वाली चीज को कहते हैं कि नंबर 1 तो ये बात आ गई कि अगर आप एज लिख रहे हैं तो एज में आपने टेक्स्ट तो नहीं दे दिया,
नंबर देने चाहिए थे। ठीक है, एज आपने मांगी तो आप लिखेंगे 10 है, 5 है, 50 है, 100 है, 20 है। लेकिन अगर आप वहां पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है पहली तो यही गड़बड़ होगी। ठीक है, तो आपकी जो टाइप सेफ्टी की वैलिडेशन होगी वो वाली चीज आ गई। फिर उसके अलावा आपकी जो दूसरी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी वो सारी चीजें आ गई। तो ये आता है आपका सारा वैलिडेशन के अंदर जो आपकी इनपुट आ रही है उसकी। ठीक है, इसी तरह से अगर आपकी स्ट्रिंग इनपुट आ रही है तो आप कहते हैं नाम। तो नाम 100 करेक्टर का सपोज हम कर लेते हैं, 200 करेक्टर हमने दिए में, अगर डेटाबेस में हमने 200 दिए में, अब आपकी फील्ड में वो चेक लगा होना चाहिए कि वो जब नाम की एंट्री हो उसके बाद चेक हो कि यार इसका जो साइज है वो 200 से अबव तो नहीं है। अगर 200 से अबव है तो आपको एरर दे दे कि भी नेम के लिए 200 करेक्टर हमने लोकेट किए तो अपना नाम जो है 200 करेक्टर से कम मिलेगा। तो नॉर्मली जो बफर ओवरफ्लो के एरर्स होते हैं वो नॉर्मली इसी चीज को बाईपास करते हुए हो रहे होते हैं कि अगर आपने साइज का चेक नहीं लगाया हुआ, और वो क्या करता है कि वो आपको डाटा ज्यादा भेज देता है। वो जब डाटा बफर में जाता है तो ओवरफ्लो होके उसके एग्जीक्यूशन वाले डाटा से निकल के वो जो चीज होती है वो एग्जीक्यूशन वाले जो कंट्रोल प्लेन होता है मेमोरी के अंदर वहां चली जाती है। तो वो जो आपका हैकर होता है वो अपनी इनपुट को ऐसे डिजाइन करता है कि यहाँ पे मार्कर पड़ा हुआ है। ये आपने वैसे पढ़ा होगा बफर ओवरफ्लो उसके अंदर कि नहीं, आइडिया है आपके अलावा? फॉर एग्जाम्पल ये पोर्शन डाटा के लिए हमने रखा हुआ था और यहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कोड वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे पहुंचे तो इसने कहा कि यूजर से इनपुट लो। ठीक है, और इनपुट लेके ना यहाँ पे स्टोर कर दो नाम की। तो ये चूंकि हीप की फॉर्म में स्टोर हो रहा था तो डाटा यूं ही ऊपर ट्रेवल कर रहा होता है। सपोज उसने ना काफी बड़ा स्ट्रिंग दे दिया। अब क्या होगा कि जो बड़ा स्ट्रिंग देगा और आपने टाइप चेक नहीं लगाया हुआ तो वो यहाँ पे फिल करता चला जाएगा। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल से हैकर ये मैन्युपुलेट कर लेगा कि अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी थे हम। इसका मतलब है जो ही ये वाली कमांड सेव होगी तो नेक्स्ट कमांड ये वाली एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई कमांड लिखी हुई थी जिसने उस डाटा के ऊपर एग्जीक्यूट होना था। तो मैं इतना डाटा डालूं कि मेरा डाटा फ्लो होते होते यहां तक पहुंचे। ठीक, और ये वाला जो करेक्टर होगा ना, यहां पे मैं अपनी ओएस की कमांड लिखना शुरू करूंगा कि एल एस माइनस एल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, या DEL स्टैरिक डॉट स्टैरिक फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कमांड लिखी। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने पास बहुत सारा डाटा टाइप किया जिसके अंदर कोई फजूल से करेक्टर, NOP करेक्टर या नल करेक्टर्स आ रहे थे। वो मैं भरता गया भरता गया भरता गया यहां तक। तो यहां वाले करेक्टर का जो पॉइंट बनना था ना, यहां पे मैंने लिख दिया DEL स्पेस स्टैरिक डॉट स्टैरिक। अब जब डाटा ये पास ऑन होगा इसको और यहाँ पे इन्होंने उस साइज को काउंटर नहीं किया हुआ था, तो क्या होगा कि यहाँ पे आते हुए यहाँ पे ये जो डाटा लिखा जाएगा वो होगा DL स्टैरिक डॉट स्टैरिक। ठीक है, और ओके हो जाएगा तो ये कमांड खत्म हो जाएगी। जो ही कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे जो कमांड लिखी है एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो एग्जीक्यूट क्या वो कमांड होगी कि डेल कर दो स्टैरिक डॉट स्टैरिक जितनी भी फाइल्स हैं। इस वक्त ये प्रोग्राम जिस भी डायरेक्टरी में पड़ा होगा ना वहां पे जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा, वेबसाइट जल्दी बंद हो जाएगी। तो इशू बन जाएगा, पता चलेगा कि वो फाइल्स सारी की सारी डिलीट हो गई उस डायरेक्टरी में से जिसका एक्सेस भी किसी के पास नहीं था। ठीक है, तो वो इस तरह से बफर ओवरफ्लो वाले अटैक हो रहे होते हैं और ये नॉर्मली पॉसिबल होते हैं जब आपने अपना साइज का चेक नहीं किया होता। ये वो वाली बात है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी बर्फ स्प्रेड वाली एग्जांपल में, कि आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो अपने इनपुट के ऊपर वैलिडेशंस लगा के और इवन सभी इनपुट पे वैलिडेशन लगा के जैसे चेक बॉक्सेस हैं ये है वो है उनके ऊपर मुतमईन हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो सारी की सारी क्लाइंट साइड के ऊपर वैलिडेशन होती है। ठीक है, तो जब डाटा ब्राउजर से निकलता है वो एग्जीक्यूशन उसका जो मैनेजर होता है वो आपका ब्राउजर होता है। ठीक है, तो अगर यूजर ने कोई मिलिशियस ब्राउजर यूज किया, क्योंकि कुछ ब्राउजर मिलिशियस लेवल के भी अवेलेबल होते हैं जिसमें इस तरह के होते हैं कि आप अपने ब्राउजर के चेक को बाईपास करवा दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जावास्क्रिप्ट ही नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के ऊपर चेक लगे होते हैं क्लाइंट साइड के, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट ही डिसेबल करवा दिया तो आपके आधे चेक तो ऐसे रुक जाते हैं। एनीवे, तो आपने सिर्फ इस बात पे रिलाई नहीं करना कि मैंने चूंकि इनपुट का फॉर्म डिजाइन करते हुए ये चेक्स लगा दिए तो इट मीन्स कि हमारा ये सारा सेटअप क्लियर हो गया। जो आपका रिसीविंग एंड के ऊपर डाटा है सर्वर के ऊपर, उसको भी ये चेक करना चाहिए कि जो डाटा मुझे जिस फील्ड के अगेंस्ट आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं।
तो इससे प्रोग्रामर का काम तो डबल होता है लेकिन आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर हो जाता है। बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि टेंडर्स वाले में शायद जो प्रोग्रामर है वो उतनी ज्यादा मेहनत ना करे। लेकिन अगर आप इसको ले जाओ अपनी कार वाली एग्जांपल में कि जिसने गियर चेंज करना है और उस गियर के चेंज करते हुए गलती से आपका एक्सीडेंट, मतलब उस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आपको दोनों एंड के ऊपर, सेंडर साइड के ऊपर भी, यानी कि वो जब इनपुट ले रही है गाड़ी के टायर से, इंजन के ऊपर आने वाले सेंसर जो लगे हुए हैं उनसे, और जो दीगर सेंसर्स होते हैं जिसके ऊपर उस गियर बॉक्स ने ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो सेंडर साइड में भी चेक लगे हों कि वो जो वैल्यू जा रही है वो वैलिड है कि नहीं। और जो रिसीविंग साइड है आपका, जो गियर का वो वाला प्रोग्राम है जिसने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सा गियर लगाना है इस वक्त करंटली, उसके ऊपर भी दोनों साइडों पे चेक लगे होने चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा ट्रांसमिशन के दौरान में भी उस डाटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो इवन देन उसके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी का आप लोगों ने बंदोबस्त किया हुआ हो। ठीक है। तो ये सारी वही वाली बातें हैं जो हम भी डिस्कस कर चुके हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमने बार बार कहा कि चेक लगे होने चाहिए, चेक लगे होने चाहिए, चेक लगे होने चाहिए। ठीक। वो चेक क्या है, मतलब क्या नॉर्मली चेक होते हैं जो अपनी इनपुट के ऊपर या जब आपको रिसीव हो रही होती है सर्वर साइड पे वहां पे लगाते हैं। तो थोड़ा सा हम उन चेक को रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप इनपुट को सैनिटाइज ऐसे करते हैं कि आप ना डाटा को इनकोड कर देते हैं। इनकोड कैसे करते हैं कि जब आपको कहीं पे ये लेस देन वाला ये साइन मिलता है, जो लेस देन वाला साइन आपने देखा होगा एक्सएमएल के हवाले से, अगर आप कोई अटैक कर रहे हो ना तो वहां पे ये बड़ा यूज हो रहा होगा, क्योंकि अगर आपने इनपुट में ये लिखा है तो इसका मतलब है आगे में भी आपने वो एक्सएमएल का पूरा कोड लिखा हुआ, ठीक है, बना के। तो वो जो इनकोडर होता है जो कि इनपुट को वैलिडेट कर रहा होता है, वो क्या करेगा कि जहां जहां पे उसमें आपने प्रोग्राम किया होगा कि जहां पे आपको लेस देन का साइन नजर आए ना, उसको रिप्लेस कर दो एंड एलटी से। एलटी मींस लेस देन, ठीक है। और जहां पे ये ग्रेटर देन वाला साइन आए तो इसको रिप्लेस कर दो किससे, जीटी से। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक इनपुट दी हुई थी जिसमें मैंने लिखा हुआ था, मतलब एक नेम की फील्ड थी, मैंने वहां पे एक्सएमएल का कोई कोड दे दिया, उसके अंदर कोई डाटा लिखा और उसको मैंने टैग को बंद कर दिया, ठीक है। अब जब ये आपके वैलिडेटर वाले प्रोग्राम के पास जाएगा ना, तो वो इसको क्या बना देगा, एंड एल टी, ठीक है, यू यू एंड जी टी, और आगे जो भी डाटा था, और फिर दोबारा से एंड एल टी, सॉरी, ठीक है, और आगे वो डाटा। इससे क्या होगा कि अभी एक्सएमएल नहीं रहा, ये कोई टेक्स्ट बन गया, ठीक है। तो अगर वो आपकी एक्सएमएल एंटिटी वाला अटैक परफॉर्म करने की कोशिश कर भी रहा होगा, तो अब क्योंकि आपने इनकोडिंग कर दी तो यहां तक तो उसने वैलिड एक्सएमएल लिखी हुई थी जिसकी बेस पे आपके सिस्टम पे अटैक हो सकता था एक्सएमएल एंटिटीज वाला। लेकिन अब नहीं हो सकता क्योंकि अब तो ये टेक्स्ट बन गया जिसमें शुरू में लिखा आ रहा है एंड एल टी एंड सम थिंग्स एंड देन फिर एंड जी टी। तो अब वो एक्सएमएल की इनकोडिंग वाला जो अटैक है या एट्रीब्यूट अटैक है वो आपने उसको नलीफाई कर दिया सिर्फ इस छोटी सी चेंज लाने की वजह से, ठीक है। कोडिंग तो बाईपास हो जाती है। हाँ, तो वो कैसे? देखो अब आपको पता चल गया कि वहां पे ये वाला चेक लगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि यार एक्सएमएल की इनकोडिंग वाला काम तो यहाँ पे नहीं होगा। अब दो काम आप कर सकते हो, या तो वही वाली बात है, अगर आपका सिर्फ क्लाइंट साइड पे लगा हुआ है, सिंपल सा काम करोगे बर्क स्वेट में वो उसको हैंडल करो, वहां पे आप देखोगे तो ये वाला काम आ रहा होगा एंड एल वाला, वहां पे इसको फिर चेंज करके भेज दो। तो अगर सर्वर साइड पे वैलिडिटी नहीं लगी हुई तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकोडिंग नॉर्मली वहां आपके क्लाइंट साइड पे अगर हो रही है, सर्वर साइड पे चेक नहीं लगा, तो आप बर्क स्वेट की सिंपल प्रॉक्सी ऑन करके, कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉक्सी ऑन करके वहां पे ये वाला मैनिपुलेशन कर दो, आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। इसी तरह ये जो आपकी जो करेक्टर्स होते हैं उनको आप हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट कैसे होगा कि ये जो आपका ये लेस देन का साइन है, मतलब एक तो हम ये वाला काम कर सकते हैं एंड लेस देन और एंड वो वाला, उसकी जगह आप जब इसको हेक्साडेसिमल कोड में डालोगे तो इसका कोड है %3c, ठीक है। तो जब वो एक्सएमएल कन्वर्ट होगी इस वाले काम में, तो यहाँ पे ये जो एंड एल टी लिखा हुआ था यहाँ पे आ जाएगा %3c यू यू, फिर %GT का भी कोई कोड होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना, एच एच या जो भी है वटेवर। उससे क्या होगा कि अब भी आपका वो टैग मैनिपुलेट हो गया, मतलब वो चल नहीं सकेगा, वो आपने उसको खत्म कर दिया, नलीफाई कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि आप सैनिटाइज कर देते हैं इनपुट को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनिकोड की मैनिपुलेशन के अंदर भी अटैकर्स प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है।
यूनिकोड बेसिकली हमारे एक पुराने ज़माने में पढ़ा हुआ एस्की का कोड होता था, 7 बिट होता था ये वो, लेकिन उसमें चूंकि सारी लैंग्वेजेस मैनेज नहीं हो पाती थी तो उन्होंने फिर यूनिकोड बनाया। इवन यूनिकोड में भी सारी लैंग्वेजेस मैनेज नहीं हो पाती, तो उसके लिए फिर एक एक्सटेंडेड सेट ऑफ कोड होता है, ये नॉर्मली कोरिया की, जापान की और इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं ना, जो टेढ़ी मेढ़ी सी चाइनीज टाइप की, इनके अंदर वो एक्सटेंडेड कोड की भी सपोर्ट लेनी पड़ती है, बिकॉज उसके अंदर इतने ज्यादा करेक्टर फिर उनकी आपस में टचिंग होके मजीद करेक्टर बनने शुरू हो जाते हैं कि वो आपके नॉर्मल यूनिकोड को हैंडल करना बड़ा ही अजाब था। तो उन्होंने फिर ये किया कि उसमें एक्सटेंडेड सेट दे दिया, तो उसमें एक प्राइमरी यूसीएस फॉलो होता है और फिर एक एक्सटेंडेड यूसीएस, दोनों मिलकर फिर वो जो एक्चुअल करेक्टर को निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी गड़बड़ होती है। फिर इवन यूनिकोड के अंदर भी UTF-8 की इनकोडिंग होती है, UTF-7 की इनकोडिंग होती है। तो अब UTF-8 इनकोडेड टेक्स्ट को UTF-7 के अंदर रिसीव करवाओ ट्रांसलेशन कराते हुए, तो वो भी किसी और करेक्टर को फॉर्म कर देगा, ठीक है। 7 वाला तो 8 में चल जाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है और इसके वाले का छोटा है, तो वो उसमें हैंडल हुआ है। लेकिन 8 वाले को जब 7 में लाओगे ना, तो वो जब उसकी वो ट्रांसफर होगी कोडिंग की, तो वो कोई ना कोई गलत करेक्टर में 7 वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो बिग एंडियन और लिटिल एंडियन का जो कंसेप्ट होता है ना, उसकी वजह से जब ओवरफ्लो होता है ना, तो वो उसको वापस ला के शुरू वाले बिट्स में डालना शुरू कर देता है, जो बिट ओवरफ्लो हो रही होती है। यानी कि आपका 7 बिट का कोड था, ठीक है, उसमें आप 8 बिट का कोड डालोगे, तो जो एक्स्ट्रा आखिरी बिट बची है वो घूम के इस वाली साइड पे आ जाएगी, तो इस वाली पहली वैल्यू को चेंज कर देगी। तो वो पहली वैल्यू को चेंज कर देगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो 7 बिट का कोड बना हुआ था पहले, अगर वो 1 1 1 1 1 1 1 था, तो अब उसकी जगह पहले वाले में 0 आ जाएगा और आगे 1 1 1 1 1 आ जाएगा, तो कोई और चीज आपकी डाटा के अंदर से निकल आएगी बजाय एक्चुअल डाटा के निकलने के। तो इस तरह की चीजें देखी जा रही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डाटा को, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एज पूछ ली, तो मैंने आपसे वैल्यू ले ली एज की, कि आपकी एज क्या है, तो आपने बताया कि मेरी एज है 20, ठीक है। मैंने वहां से तो इनपुट ले ली, लेकिन आगे मैं डेटाबेस में ये इनपुट नहीं भिजवा रहा। मैं कह रहा हूं कि 11 to 20 ईयर्स, 21 to 30 ईयर्स, 31 to 40 ईयर्स, 41 to 50 ईयर्स, मैंने अपने पास डेटाबेस में ये स्केल रखा हुआ, ठीक है। तो आप जो भी इनपुट देते हो ना, उसके बाद मैं उस पर चेक देखता हूँ कि ये इसमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। वो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है मैं उसको आगे भिजवाता हूँ। अब ये चीज एंड यूजर को नहीं पता होगी, क्योंकि उसके ख्याल में तो ये होगा कि हमारा सिस्टम अगर मुझसे एज मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि इसने एज ही आगे स्टोर की होगी, 14 20 30, तो उस टेक्स्ट में वो चेंजेस करता रहेगा। मेरा सिस्टम उसको बार बार एरर देगा कि आप ठीक एज नहीं दे रहे। रीजन क्या है कि मेरा सिस्टम पीछे वो डाटा रिसीव करने के बाद उस पर एक चेक लगाता है कि इफ the provided value is between 11 and 20, then select first option। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, 11 to 20। अगर वो 20 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, वो था 21 to 30 वाला, ठीक है। अब वहां पे उसने पूरा HTML का कोड लेके भेज दिया या XML का कोड लेके भेज दिया। अब वो मेरा डाटा तक तो पहुंचना दूर की बात है, मेरा वो जो इफ वाला चेक लगा है ना, वहीं पे वो एरर देना शुरू कर देगा कि यार इफ इतना बड़ा XML का कोड इज इक्वल टू 21 to 30, तो वो तो एरर आ जाएगा कि यार ये जो आप वैल्यू दे रहे हो तो इनका मैच ही नहीं हो रहा। तो वो वहां पे ही मेरा सिस्टम हैकर को स्टॉप भी करना शुरू कर देगा, और हैकर को आइडिया भी नहीं होगा कि पीछे आपने कोई मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा की हुई है, ठीक है। जिसकी मदद से आप क्या करोगे कि एक अनफोर्सीन सी सिचुएशन बना दोगे हैकर के लिए। हैकर अपनी तरफ से वो ट्राई करता रहेगा कि यार मैं तो वैलिड नंबर दे रहा हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहा। और एक्चुअली चक्कर ये होगा कि मैंने कोई ऐसे चेक्स लगाए हुए हैं सिस्टम के अंदर कैनोपलाइजेशन के, जिसकी वजह से ये वाला काम हो रहा है। उसमें वही वाली बात लिखी हुई है कि ये सारी एक्टिविटीज आपके ये जो एक्सटेंडेड कैरेक्टर सेट वाली लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे चाइनीज है, जैपनीज है, ठीक है, इनके अंदर मैपिंग हो रही होती है कि आपका जो ये वाला यूटीएफ कोड है, कि नीचे जाके किस एक्सटेंडेड सेट में मैप होगा फिर, ठीक है। तो होगा ये कि वहां पे आपका एक करेक्टर दिया होगा, नीचे उसकी मैपिंग के अंदर में भी उस एक के अगेंस्ट 15 करेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने 100 करेक्टर्स एलोकेट किए हैं चाइनीज लैंग्वेज को, तो इसका मतलब है आपने उसके अंदर 1500 हैंडल की हुई हैं उसकी जो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है कि आपकी वो जो मैपिंग है, अगर आपने, आपसे मुराद ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रहा है और वहां पे आपने इन मैपिंग्स को मैनेज नहीं किया हुआ, तो कोई यूजर चाइनीज लेवल में इनपुट देता है तो वो आपके सिस्टम में यूटीएफ में आके कुछ और ट्रांसलेट ना हो जाए। तो इस चीज को आपने देखना होता है, ठीक है। यहां तक कोई सवाल है किसी बच्चे का? अच्छा। अच्छा, यूं करें कि आप लोग ना एक एक पेज निकाल लें फिर क्विज के लिए।
छोटा सा क्विज है, 10 मिनट का मैक्सिमम। 15 मिनट कर लेते चलो। चलो बेटा, अब हम आगे वापस क्लास की तरफ चलते हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। क्लास शुरू होगी ना, बैठ जाना, अभी टाइम कम है। क्यों?